गुड आफ्टरनून। मैं हारून एकलव्य एकेडमी मेरठ से। तो हमारी सीरीज चल रही है केंद्रीय बजट, यानी कि भारत सरकार का बजट। उसमें बजट का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। कल से आर्थिक सर्वे हुआ है, उसकी एक क्लास हो चुकी है और लगभग आने वाली 2 से 3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम 2 ही क्लास होंगी, एक आज की एक कल की। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है आर्थिक सर्वे चल रहा है। क्या चल रहा है? आर्थिक सर्वे चल रहा है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वे जो होता है, बता दूं आपको मैं, कि बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो इस बार जो है चुनाव हुए थे लोकसभा के, 18वीं लोकसभा के। तो जो पूर्ण बजट आया था वो 23 जुलाई 2024 को आया था, जबकि आर्थिक सर्वे जो आया था वो 22 जुलाई 2024 को आया था और उसको प्रस्तुत किया था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। तो आर्थिक सर्वे की हमारी क्लास हो गई थी कल। अब आगे और आर्थिक सर्वे की कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगा, और उसके अलावा जो है जो मेन चीज़ें हैं वो चलेंगी। तो देखो, इसमें जो अगला पॉइंट है वो क्या होगा? भारत सरकार सभी के लिए वर्ष 2047 तक बीमा कवर पर ध्यान देगी। यानी कि भारत सरकार का जो उद्देश्य है, वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा, ठीक है। और इसी संदर्भ में आने वाले 5 वर्षों में भारतीय बीमा बाजार को बढ़ावा दिया जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि भारत सरकार का उद्देश्य है कि वर्ष 2047 तक सभी का जो है बीमा कवर हो जाए, और इसी संदर्भ में आने वाले 5 वर्षों में बीमा क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो यानी कि जो बीमा क्षेत्र है वो तेजी से उभरता हुआ बाजार होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पूछ लेगा कि 2047 तक का जो टारगेट है सभी के लिए बीमा, वो ध्यान में रखना। अगला पॉइंट देखेंगे हम। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महंगाई दर का अनुमान लगाया है 2025 और 2026 के लिए। तो यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। स्थापित कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान जो इसके गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास, आरबीआई के। तो 2025 के लिए और 2026 के लिए तो क्या बताया है कि जो महंगाई दर है वो कम रहने के चांसेस हैं। 2025 में महंगाई दर 4.5% रहेगी और 2026 में महंगाई दर कितनी रहेगी? 4.1% रहेगी। तो एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आरबीआई का जो अनुमान है महंगाई दर का 2025 के लिए कितना है, 2026 के लिए कितना है। तो यानी कि 2025 की मुकाबले 2026 में महंगाई दर कैसी रहेगी? कम रहेगी। तो ध्यान रखना है इस चीज को। आगे देखेंगे हम। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय जो है मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने जो अनुमान लगाया है 2024 और 2025 के लिए। देखो आरबीआई का 25-26 था और इसका
24-25 है, तो ध्यान रखना है 4.6% और 4.2%। तो यानी कि ये ध्यान रखना है कि जो आरबीआई ने अनुमान लगाया है किस चीज का, महंगाई का, कब 2024 के लिए कितना लगाया है 4.6% और 2025 में 4.2%। यानी तो ये भी क्या कह रही है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या कह रहा है कि आने वाले समय में यानी कि 2024 के मुकाबले 2025 में महंगाई कैसी रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है दोनों को। अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2024 में, कब, वर्ष 2024 में भारत की वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी जो है 1.8% रही है। कितनी रही है, 1.8% रही है। तो यानी कि अभी जो हिस्सेदारी है भारत की निर्यात में, देखो क्या है, निर्यात सब कुछ लिया जाता है जो यानी कि कोई भी देश कर रहा है। तो देखो वर्ष 2024 की बात कर रहा है कि भारत की वैश्विक यानी कि वैश्विक स्तर पर जो भारत की निर्यात में हिस्सेदारी है, किसमें, निर्यात में, वो कितनी है 1.8% है। जो 2016 से 20 तक लगभग 1.6 या 1.7 थी, अब कितनी बढ़कर हो चुकी है 1.8% हो चुकी है। ध्यान रखना है। तो यानी कि निर्यात के क्षेत्र में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखो ये थी निर्यात में, अब निर्यात में सेवाओं के संदर्भ में वैश्विक हिस्सेदारी, दो 2023 का आंकड़ा है हमारे पास और ये कितनी है 4.3%। कितनी है 4.3%। तो देखो ध्यान रखना है अभी निर्यात में, किसमें, सेवाओं के संदर्भ में, यानी कि जो सेवाओं का निर्यात भारत कर रहा है किसमें, वैश्विक संदर्भ में, कब 2023 में वो कितना पहुंच चुका है 4.3% पहुंच चुका है। कितना पहुंच चुका है 4.3% पहुंच चुका है। ध्यान रखना है इसका। तो यानी कि हमारा कल बताया था कि जो सेवाओं का क्षेत्र है लगभग 54% तक पहुंच चुका है। तो यानी कि तृतीय क्षेत्र है सेवाओं का, और ये कहा जाता है कि जिस देश में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवाओं का क्षेत्र अधिक होगा वो क्षेत्र उतना ही डेवलप होगा। तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो सेवा क्षेत्र है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। हम यानी कि विश्व को भी अपनी सेवाएं जो है उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखें। अब देखो जो फुटवियर है, किसमें, फुटवियर में, फुटवियर के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का। इंपॉर्टेंट है आंकड़े। तो देखो किसकी बात कर रहा है यहां पर, फुटवियर यानी कि जो जूते हैं या चप्पल हैं उनके उत्पादन में, यानी कि किसके, फुटवियर के उत्पादन में, किसमें, विश्व में पहला स्थान किसका है, चीन का है, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। किसका है, चीन का है, और दूसरा स्थान किसका है, भारत का है। अब देखो जो भारत है वो कितने % उत्पादन करता है विश्व का, विश्व उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 13% है। कितने, 13% है। कितने परसेंट है, 13% है। ध्यान रखना है। यानी कि
जो फुटवियर के उत्पादन हो रहा है उसमें जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 30% है। और जो भारत निर्यात कर रहा है, यानी कि जो फुटवियर निर्यात कर रहा है विश्व में, फुटवियर निर्यात, तो वो कितना कर रहा है, 2.2%। कितना, 2.2% निर्यात कर रहा है। कितना कर रहा है, 2.2%। तो देखो ध्यान रखना है कि फुटवियर के उत्पादन में पहला स्थान किसका है, चीन का है विश्व में, दूसरा स्थान भारत का है। और विश्व में उत्पादन कितना कर रहा है भारत, लगभग 13%। और इन फुटवियर का जो निर्यात कर रहा है भारत, कितना कर रहा है विश्व के सापेक्ष, 2.2%, यानी कि 2.2% जो है निर्यात कर रहा है। समझ आई बात। अगला पॉइंट देखेंगे। देखो स्मार्टफोन, इसमें स्मार्ट फोन के निर्यात में भारत 2014 में 23वें स्थान पर था। कितने स्थान पर, 23वें स्थान पर था। और 2024 में जो ये है छठा स्थान है। कौन सा है, छठा स्थान है। तो ध्यान रखना है, जो स्मार्टफोन हैं उनके जो प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन के अलावा ये निर्यात की बात हो रही, सॉरी, जो निर्यात में हिस्सेदारी थी, भारत कितने स्थान पर था, 23वें स्थान पर था। यानी कि विश्व के सापेक्ष कितना स्थान था, 23वां, और वर्तमान में कितना है, छठा स्थान है। तो पिछले कुछ वर्षों में लगभग, पिछले 4 वर्षों में लगभग 33% की हिस्सेदारी, सॉरी, जो बढ़ोतरी हुई है वो ये हुई है। आगे देखेंगे हम। तो लेह में है डेमचोक गांव। देखो ध्यान रखना है, कहां पर, लेह में डेम चौक गांव है। कौन सा है, डेम चौक गांव। ध्यान रखना है इसको, डेम चौक गांव को ध्यान रखना है। और ये जो है 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। 13,800 फीट की ऊंचाई पर है। इसका जो कार्य है उसमें क्या हुआ है, जुलाई 2022, जुलाई 2022 में जल जीवन मिशन के तहत पहला कनेक्शन दिया गया है। क्या है, पहला कनेक्शन दिया गया है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है कि प्रत्येक घर तक जल की उपलब्धता हासिल करना। तो कौन सा है, लेह का है डेम चौक गांव। कौन सा है, डेम चौक गांव, 13,800 फीट पर है और ऊंचाई पर है। जुलाई 2022 में जल जीवन मिशन के तहत इसको पहला कनेक्शन दिया गया था। ध्यान रखना है, लेह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, लद्दाख, सॉरी, उसका जिला है लेह। तो ये हो चुका है क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जब पूर्ण राज्य होता था, अब इसको अलग हिस्सेदारी दी गई है। इंपॉर्टेंट है आरओ एग्जाम के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला। आरओ एग्जाम के लिए, पीसीएस एग्जाम के लिए, बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत की वर्तमान औसत आयु, भारत की वर्तमान औसत आयु
28.2 वर्ष है। कितनी है? 28.2 वर्ष है। जो औसत आयु है कितनी है भारत की? 28.2 वर्ष। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जो 18% आबादी है किसकी? भारत की, उनमें उसमें 18% आबादी है, 18% आबादी की आयु 15 से 24 वर्ष है। 15 से 24 वर्ष है। तो यानी कि ये कह सकते हैं भारत एक युवा देश है। भारत क्या है? एक युवा देश है और उसकी जो आयु है कितनी है? 15 से 24 वर्ष है। भारत एक कैसा है? युवा देश है। ठीक है। तो औसत आयु कितनी है? 28.2 वर्ष निर्धारित की गई है औसत आयु। अगला पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखो ध्यान रखना है 2015-16 से, वर्ष 2015-16 से 2019-21 तक, डेट याद रखनी है 2015-16 से 2019 और 21 तक, जो भारत की लगभग भारत के लगभग 13.5 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो देखो ध्यान रखना है, जो गरीबी है कैसी? बहुआयामी। बहुआयामी जो शब्द है गरीबी का, इसको यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के सूचकांक में, जो गरीबी का सूचकांक है उसमें वर्ष 2010 में जोड़ा गया था। कब? 2010 में जोड़ा गया था। क्योंकि आपको ध्यान रखना है 1990 से, कब से? 1990 से जो है बहुआयामी जो सूचकांक है वो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। और इसमें गरीबी को कब जोड़ा गया था? 2010 में। 1997 में गरीबी को जोड़ा गया और 2010 में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को जोड़ा गया। यानी कि जहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, और जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, ये इन मानकों के आधार पर जो है गरीबी को परिभाषित किया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है। तो कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने किसने? भारत सरकार ने। कब से? 2015-16 से 2019-21 तक के दायरे में। तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अब देखो इसी में जो सबसे अधिक यूपी स्पेशल के लिए है, स्पेशल इंपोर्टेंट, जो सबसे अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, उसमें यूपी प्रथम स्थान पर है। यूपी के 3.43 करोड़ लोग, कितने? उत्तर प्रदेश के 3.43 करोड़ लोग जो हैं गरीबी से बाहर निकले हैं। कुल कितने? 13.5 करोड़, और उसमें उत्तर प्रदेश के कितने? 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश विशेष के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, स्पेशली पीसीएस और आरओ में। अगला जो प्रश्न है वो ये है, भारत जो है, भारत
चावल, गेहूं व कपास के उत्पादन में दूसरे स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर रहा क्या? यानी कि चावल के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में और कपास के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? दूसरे स्थान पर। भाई आंकड़े पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। वैश्विक स्तर पर भारत का, फिर से बता रहा हूं, चावल, गेहूं, कपास और कुछ फसलें हैं, ये मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। इनके उत्पादन में भारत किस स्थान पर रहा है? दूसरे। अब देखो आगे रखना है, दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर रहा है। तो देखो चावल, गेहूं, कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान है, दूध, दाल, मसालों में भारत का प्रथम स्थान है। दूध में भारत का, और भारत में भी किसका? उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। एक चीज ध्यान रखनी है, भारत दालों के उत्पादन, उपभोग दोनों में प्रथम स्थान रखता है। भारत के लोग बहुत अधिक दाल खाते हैं और इसको आयात भी करते हैं, ठीक है, यानी कि इसका आयात भी करते हैं दाल का। हालांकि बहुत दाल उपजाते हैं हम, परंतु फिर भी हमारी जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम दाल का उत्पादन प्रथम स्थान पर कर रहे हैं, खा भी सबसे अधिक रहे हैं और उसको मंगवा भी रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और मसालों की तो कहानी क्या, मसालों के चक्कर में तो हम क्या नाम है गुलाम रहे अंग्रेजों के बहुत समय तक। मसालों के लिए तो आए थे वो, तो मसालों के चक्कर में उन्होंने हमारी राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को तोड़ दिया था। तो ध्यान रखना है कि गेहूं, कपास, चावल, इनका में कितना स्थान है? दूसरा। दूध में, दाल में, मसालों में कौन सा स्थान है हमारा? प्रथम। दूध में भारत में किसका स्थान है? प्रथम स्थान पर यूपी का। दालों में, उत्पादन में, उपभोग में और आयात में हम नंबर 1 है, ठीक है। मसालों के उत्पादन में हम नंबर 1 है। मसालों का जो राज्य है विशेष रूप से केरल को कहा जाता है, परंतु जो प्रोडक्शन है कभी गुजरात में अधिक हो जाता है, कभी केरल में। तो ये आंकड़े ध्यान रखने हैं। अब अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, देखो भारत का फार्मा बाजार की जो वैल्यू है 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। कितनी है? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किसकी? भारत के दवाइयों के बाजार की। और इसका जो विश्व में स्थान है कितना है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा स्थान है। किसमें? फार्मा बाजार में। यानी कि फार्मा में हिस्सेदारी भारत की कितनी है? तीसरे स्थान पर है। और कितना है उसका जो इस समय वैल्यू है? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। अब देखो अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। भारत दुनिया का दूसरे नंबर का कपड़ा निर्माता है और निर्यात में भी शीर्ष 5 देशों में आता है। तो यानी कि इसमें क्या है, ध्यान रखना है आपको, जो कपड़े का बाजार है, किसका? कपड़े का बाजार है। तो कपड़ा जो निर्माता है भारत, वो क्या है? दूसरे स्थान पर है। पहले पे चीन, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो पहले स्थान पर है कपड़े के निर्माण में।
और निर्यात में भी ये टॉप 5 जो कंट्रीज हैं उनमें इसका स्थान आता है। ठीक है, जो टॉप 5 कंट्रीज हैं इनमें इसका स्थान आता है, ध्यान रखना है। तो कपड़े हम पहन रहे हैं, और जो हमारे यहाँ सूती वस्त्र हैं वो प्राचीन काल से ही है। सबसे पुराना जो व्यापार है हमारा वो क्या है, सूती वस्त्रों का है। और सिंधु सभ्यता में, कब, सिंधु सभ्यता में भी, सिंधु सभ्यता से व्यापार कर रहे हैं हम कपड़ों का। ठीक है, कब से, सिंधु सभ्यता से हम कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, ध्यान रखना है। आगे है देखो, इंपॉर्टेंट है। आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, यानी कि हमने सर्वाधिक आयात किन देशों से किया है, यानी कि जो सामान का आयात मतलब ओवरऑल जो सकल आयात की श्रेणी है वो किन किन देशों से है। 5 देश हैं, ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर है यूएई, चौथे पर है यूएसए, और 5वें स्थान पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब, इनकी हिस्सेदारी भी कई बार पूछ लेता है वो एग्जामिनर कि किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो देखो ध्यान रखना है, आयात की दृष्टि से, यानी कि जो हम आयात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी आयात कर रहे हो, सकल आयात की बात कर रही, तो जो हम सबसे अधिक आयात कहाँ से कर रहे हैं, चीन से। कितना, 15.1% कर रहे हैं। दूसरे स्थान पर क्या है, रूस है, 9.1% कर रहे हैं। रूस की हिस्सेदारी इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने कोविड के बाद से लगातार जो कच्चा ऑयल है या गैस है वो कहाँ से खरीदे हैं, रूस से खरीदे हैं। यूएई, संयुक्त अरब अमीरात 7.1%, यूएसए 6%, और सऊदी अरब 4.7%। तो ध्यान रखना है, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पर है रूस, तीसरे पर है यूएई, चौथे पर है यूएसए, और जो 5वां है वो क्या है, सऊदी अरब है। ठीक है, ध्यान रखना है, जो आयात हुआ है सबसे अधिक 5 देशों में वो ये देश हैं। ठीक है, तो यानी कि चीन पर हमारी निर्भरता अभी भी बहुत अधिक बनी हुई है। अगला प्रश्न है, निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश, यानी कि जिनमें हम निर्यात कर रहे हैं। तो निर्यात भी सकल आएगा, जब आयात सकल आया तो निर्यात भी सकल आएगा। शीर्ष 3 देश लिख लो, शीर्ष 3 देश। यूएसए, यूएई, और तीसरे पर नीदरलैंड। कौन सा, नीदरलैंड। तो देखो जो निर्यात कर रहे हैं हम सर्वाधिक, वो किससे कर रहे हैं, यूएसए से 17.7%। कितना, 70.7%। जो दूसरे स्थान पर यूएई,
कितना है 8.2%, और नीदरलैंड है कितना है 5.1%। तो ध्यान रखना है जो हम निर्यात कर रहे हैं वो यूएसए को, यूएई को, नीदरलैंड को, और आयात कहाँ से कर रहे हैं हम? चीन से, रूस से, यूएई से, यूएसए से और सऊदी अरब से। ठीक है, तो ये निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश हैं, ध्यान रखना है। अब क्या है मानव विकास? एक चीज और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य। ठीक है, आंकड़े बदलते रहते हैं। ठीक है, जो फसल उत्पादन में जो शीर्ष राज्य हैं उनकी बात चल रही है, मुख्य मुख्य रूप से जो हैं देखेंगे। और ये कब का है? 2023 और 24, यानी कि लेटेस्ट आंकड़े हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना है इनको। तो यहां देखेंगे फसल प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यानी कि फसल की बात हो रही है। तो जो पहली फसल है वो है चावल। तो देखो चावल की जो हिस्सेदारी है वो घटती बढ़ती रहती है, ध्यान रखना है। जो चावल की हिस्सेदारी है वो क्या है? घटती बढ़ती रहती है। तो पहले स्थान पर क्या है? देखो चेंज आया है, तेलंगाना है। दूसरे पर यूपी है और तीसरे पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो यानी कि पहले ही स्थान पर जो हिस्सेदारी है किसकी? चावल की, वो किसका स्थान है? तेलंगाना का। दूसरे पर यूपी का और तीसरे पर पश्चिम बंगाल का। क्योंकि यूपी पहले पर रहता है, परंतु इस बार क्या हुआ है? यूपी दूसरे स्थान पर आ चुका है। जो अगली वो है गेहूं। वो क्या है? गेहूं है। इसमें जो है यूपी, एमपी और पंजाब, सॉरी मैं यहाँ गलत बोला, चावल में जो प्रथम स्थान रहता है वो किसका रहता है? बंगाल का रहता है। तो बंगाल अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, पहले स्थान पर क्या है? तेलंगाना है। तो अब देखो यहाँ ध्यान रखना, सॉरी तो देखो ध्यान रखना है, जो गेहूं में स्थान है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर क्या है? पंजाब। ठीक है, तो पहले स्थान पर जो है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश है गेहूं के उत्पादन में, दूसरे पर मध्य प्रदेश है और तीसरे पर पंजाब है। जो अगली फसल है वो है मक्का। कौन सी है? मक्का है। और मक्का को देखो यदि देश की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर प्रमुख रूप से उपजाया जाता है। मक्का की खेती की जाती है बड़े पैमाने पर, ताकि वो अपने पशुओं को, विशेषकर सुअरों का, उनका जो प्रोडक्शन वो बढ़ा सकें। तो देखो मक्का में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, दूसरा स्थान बिहार का है और जो तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश होगा। हाँ वो क्या है? एमपी, मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मक्का के उत्पादन में कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रदेश है। जो अगली फसल है, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है इसलिए इसको ध्यान रखना है, अरहर, जिसको क्या बोलते हैं? तूर भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तूर दाल भी हम इसको बोलते हैं। इसकी जो हिस्सेदारी है कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी, उत्तर प्रदेश। तो यानी कि जो हिस्सेदारी है अरहर की
वो कर्नाटक में की प्रथम स्थान पर है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और उत्तर प्रदेश का क्या है, तीसरा स्थान है। आगे देखेंगे अगली फसल को। कुल दालें, यानी कि दालों के उत्पादन में, दालें सभी प्रकार की दालें, तूर तो विशेष थी, परंतु यहाँ कुल दालों में जो है मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है। तो ध्यान रखना है, कुल दाल में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। अगली जो फसल है इंपॉर्टेंट है, कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न यानी कि सभी प्रकार के खाद्यान्नों की बात यहां पर हो रही है। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश पहला स्थान है, यूपी, एमपी और पंजाब। ठीक है, यूपी, एमपी और पंजाब। तो देखो कुल खाद्यान्न की जब बात हो रही है, कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, एमपी का दूसरा स्थान है और पंजाब का तीसरा स्थान है कुल खाद्यान्न में। ठीक है, ध्यान रखना है, कुल खाद्यान्न की बात हो रही है। मूंगफली, मूंगफली में जो पहला स्थान है वो गुजरात का है, दूसरा एमपी का होगा, सॉरी राजस्थान का है और जो तीसरा स्थान है वो मध्य प्रदेश का। ठीक है, तीसरा स्थान किसका है, मध्य प्रदेश का है, किसमें, मूंगफली में। आगे है गन्ना। गन्ने के उत्पादन में यूपी पहला स्थान है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा कर्नाटक का है। किसका है, कर्नाटक का है, ध्यान रखना है। कपास में गुजरात है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। कौन है, तेलंगाना है। ध्यान रखना है, जो कपास का उत्पादन है वो विश्व में प्रथम स्थान पर जो है चीन है और दूसरे स्थान पर कौन है, भारत है कपास के। तो गन्ने में यूपी है। ठीक है, जहां यूपी का आ जाए वो ध्यान रखना है। अभी इस पे कुछ रह गया, देखते हैं एक मिनट। अब देखो, कुछ फसलें हैं, फसलों के एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगभग। अब देखो जो एमएसपी है, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, पहले कृषि कीमत मूल्य आयोग था जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अब कृषि कीमत एवं मूल्य आयोग बना 1985 में, उसका नाम बदल दिया। तो ये 22 फसलों पर, कितनी, 22 फसलें प्लस 2 भी होती हैं, 24 होती हैं क्योंकि गन्ने पर एफआरसी लगती है। लगभग 23 फसलों के आसपास क्या होता है, ये रिकमेंड करता है। जो कृषि कीमत मूल्य आयोग है वो क्या करता है, केवल अपनी जो है रिपोर्ट देता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को, और इस पर पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार का अधिकार है कि वो कितना जो है एमएसपी लगाएगी, कितना रखेगी। तो जो ध्यान रखना है, जो धान है सामान्य, कौन सा, धान सामान्य, इसका जो रेट रखा है वो रखा है 2300 रुपए क्विंटल। कितना, 2300 रुपए। तो ये एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो धान का जो एमएसपी हो कितना है, 2300 रुपए है। धान ग्रेड ए, धान
ग्रेड ए, इसका जो एमएसपी रखा है वो 2320 रखा है। कितना है? 2320 रुपए रखा है। तो सामान्य धान कितना है? 2300 रुपए का। और जो धान ग्रेड ए का है वो कितना है? 2320 का है। आपको ध्यान रखना है। आगे है ज्वार, हाइब्रिड यानी कि संकर। जो इसका रेट है ज्वार का 3371 होगा। हाँ, 3371 रुपए। कितना? 3371 रुपए किसका है? ज्वार का है। बाजरा, जो बाजरा का एमएसपी है वो कितना? 2625 रुपए। कितना है? 2625 रुपए किसका? बाजरा का। आगे देखेंगे हम रागी, 4290 रुपए। कितना? 4290 रुपए रागी का है। आगे है मक्का। मक्का की जो एमएसपी है 2225 रुपए है। मक्का की एमएसपी कितनी है? 2225 रुपए है। आगे तूर दाल, जिसको हम अरहर भी कहते हैं, 7550 होगा इसका। हाँ, 7550, 7550। ये आपको पूछे जाएंगे। धान का बेहद ज्यादा पूछा जाता है। तो धान का 2300 सामान्य धान का और 2320 ग्रेड ए का है। कपास, जो मध्यम रेशे वाली है, मध्यम रेशा जिसका है, उसकी जो वैल्यू है वो 7121 रुपए है। कितनी? 7121 रुपए। और जो लंबा रेशा है, लंबा रेशा है, उसकी है 7521 होगी। हाँ, 7521 रुपए होगी। कितनी? 7521 रुपए होगी। तो ध्यान रखना है, कपास मध्यम रेशा 7121 और कपास लंबा रेशा 7521 है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। आगे जो रबी फसलें हैं उनका है रबी फसलों का एमएसपी। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है रबी फसल में वो है गेहूं। किसमें? गेहूं। तो जो गेहूं का एमएसपी है वो आपको याद रखना है 2275 रुपए है। कितना? 2275 रुपए। ये 2024 और 25 के लिए है। कितना? 2024-25 के लिए 2275 रुपए। जौ का, जो जौ का एमएसपी है वो है 1850 रुपए। कितना? 1850 रुपए। आपको याद रखना है। आगे है चना। चना का है 5440 रुपए। चना का कितना है? 5440 रुपए। मसूर, मसूर दाल, इसका है 6425 रुपए। 6425। आगे इंपॉर्टेंट है सरसों रह गई। सरसों का है 5650 रुपए। कितना है सरसों का? 5650 रुपए। 5650 रुपए सरसों का। ठीक है, तो ये हमारा जो इकोनॉमी का बजट था और आर्थिक सर्वे था लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल से जो क्लास है इकोनॉमी की चलेगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।